नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जुर्हे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ ये जंग जारी है, लेकिन इस जंग में हम सबकी भी तो जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, यानी कि कोरोना नियमों का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाएं, बार बार हाथ साफ करें और सबसे ज्यादा जरूरी है ये मास्क लगाना ना भूलें। न्यूज़ 18 ने तो इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये सुनिश्चित ना कर लें कि हम लोगों से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं, जैसे इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं। क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। मास्क पहने और जो एलिजिबल हैं वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानसून के बादल जमकर बरस रहे हैं। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में बहने वाली कई नदियां उफान पर हैं। गंगा खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुकी है। कई इलाकों में सैलाब आ चुका है। नदियों पर बने कई छठे पुल टूट चुके हैं, रास्ते जलमग्न हो चुके हैं। और आपके सामने इस वक्त देश के अलग अलग इलाकों से आती ये 6 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की, श्रीनगर की ये तस्वीर। यहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर बारिश की वजह से पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर पड़ा है। दूसरी तस्वीर बिहार के समस्तीपुर की है। वहां एक बरसाती नदी पर बना पुल तेज धार में बह गया और इसके बाद गांव वालों को जान जोखिम में डालकर ये नदी पार करना पड़ रहा है। तीसरी तस्वीर गुजरात के पोरबंदर की है। यहां भारी बारिश की वजह से पोरबंदर को खंबाड़िया से जोड़ने वाले हाईवे पर पानी भर गया और इसके बाद इस सड़क को ही बंद करना पड़ा है। चौथी तस्वीर है उत्तराखंड के ऋषिकेश की। यहां गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। और पांचवी तस्वीर राजस्थान के अलवर की है। यहां तो सोन नदी की बाढ़ में 5 ट्रैक्टर ही बह गए। और छठी तस्वीर उत्तर प्रदेश के संभल की है। यहां मूसलाधार बारिश की वजह से बारिश का पानी थानों में घुस गया है, तो रिहायशी इलाकों के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। कई जिलों में तो अलर्ट घोषित कर दिया गया है। उफनती नदियों के किनारे से लोगों को दूर रहने के लिए कह दिया गया है। लेकिन लगातार बारिश के बाद यातायात भी उत्तराखंड में बाधित हुआ है। ऋषिकेश की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां नदी अब खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी है। ऋषिकेश में गंगा का ये वो किनारा जहां लोग स्नान के लिए जाते थे, ऐसे कई घाट पूरी तरह से डूब चुके हैं। और आज का दिन, जबकि आज गंगा दशहरे के तौर पर मनाया जाता है, गंगा में लोग स्नान करते हैं, और ऐसे में ये घाट भी पूरी तरह से डूब चुके हैं। कई इलाकों में बारिश हो रही है, खासतौर पर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश का असर अब निचले इलाकों में देखने को मिल रहा है। लेकिन गंगा, अलकनंदा और पिंडर समेत कई नदियां इसकी वजह से उफान पर हैं। ऋषिकेश में तो गंगा का जलस्तर अब खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। यहां त्रिवेणी घाट का ये नज़ारा आप देख रहे हैं, पूरी तरह से यह घाट डूब चुका है। परमार्थ निकेतन घाट समेत कई घाट पानी में डूब चुके हैं। गंगा आरती जिन घाटों पर हो रही थी, वहां तक पानी पहुंच चुका है। गंगा में जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा भी अब और गहराता चला जा रहा है। क्या ताजा हालात हैं ऋषिकेश के में, हमारे सहयोगी दीपक बता रहे हैं। और ये तस्वीर जिस तरह की हालात बता रही हैं, इसी के मद्देनजर प्रशासन ने अब घाटों से लोगों को दूर रहने की भी हिदायत दे दी गई। ऋषिकेश से आपके सामने की ये 2 तस्वीर, पहली तस्वीर है गंगा नदी की जो भारी बारिश के बाद उफान पर है, तो दूसरी तस्वीर है नदी किनारे बने घाट और मंदिरों की जो इसमें पूरी तरह से डूब चुके हैं। क्या ताज़ा हालात हैं, हमारे सहयोगी दीपक रावत बता रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि स्थिति कितनी ज़्यादा बिगड़ गई है और यहाँ पर अगर बारिश ऐसी होती रही तो क्या स्थिति हो सकती है। बाबा ये बताइए, पानी कितना भर गया है?
एक दो दिन में? पानी तो काफी आया था हाँ। कि ऊपर तक पानी आ गया था। हाँ हमारे तो घर पे मतलब इतना पानी काफी था पानी। हाँ लेकिन अब थोड़ी सी राहत है। रात को लगभग 9 बजे के बाद पानी घटना शुरू हो गया था। हाँ। लेकिन अभी भी और लगातार ऐसी बारिश रहेगी तो लगता है कि फिर पानी आ सकता है। मुश्किल बात है। अभी लगता है, अभी ऊपर से भी बोला गया है हाँ। कि तुम सतर्क रहना। हाँ। भाई हिसाब से हम सतर्क हैं। आपको बोला कि घाट के पास नहीं जाना है? हाँ, घाट के पास हमें मना किया हुआ है। हाँ। लेकिन हम तो थोड़ा सा हमारा काम है, हम तो रोजी रोटी है, यहाँ थोड़ा बैठे हैं। जैसे हमने तो फिर हमारा तो बचपन ही यही कटा है। हाँ। लेकिन ये है कि सावधानी तौर पर आपको लगता है कि जून के महीने में इस तरीके से बारिश होती थी यहाँ? जी, एक बार पहले जैसे केदार आपदा आई थी, वो भी जून में ही आई थी, 13 जून को आई थी। उस हिसाब से हमने पहला ये दूसरा मंजर देखा है। जो कल बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। हाँ। काफी यहाँ चेंजिंग रूम रखे थे। हाँ। सारे जो आरती स्थल हमारा पूरा टूट चुका है। उत्तराखंड में गढ़वाल के श्रीनगर में एक बड़ा पहाड़ी का हिस्सा टूटकर नीचे सड़क पर गिर पड़ा है। यह घटना बद्रीनाथ हाईवे पर हुई है। गनीमत यह रही कि जिस समय पहाड़ी का यह हिस्सा गिरा उस समय सड़क से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। जिस जगह पहाड़ का ये टुकड़ा गिरा है उससे कुछ ही दूरी पर कुछ लोग खड़े हुए थे और उन्होंने पूरी घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तराखंड के कई जगहों पर पहाड़ों से चट्टानों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी वजह से कई रास्तों पर ट्रैफिक भी बंद हो गया है। देवप्रयाग और ब्यासी के बीच ये पहाड़ी का एक हिस्सा गिरने से 2 दिन बाद भी बद्रीनाथ हाईवे को खोला नहीं जा सका है। राहत का काम चल जरूर रहा है, लेकिन बारिश की वजह से इस राहत कार्य में भी बाधा आ रही है। दीपक रावत हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, ऋषिकेश में मौजूद हैं। दीपक, जगह जगह इस तरह की खबरें आ रही है, क्या ताजा हालात वहां बने हुए हैं? प्रशांत, उत्तराखंड की बात करें तो बरसात लगातार हो रही है और इस वक्त मैं जिस रास्ते पे खड़ा हूँ ये बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाला रास्ता है और यहाँ से आगे फिलहाल लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि सामने एक घाटी है जहाँ पर रात को लैंडस्लाइड हुआ था। उसके बाद से पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक है और ये वजह है कि जो पुलिस यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ये पुलिस उन सभी को रोक रही है। उनका ये कहना है कि आगे जाने का कोई फायदा नहीं है, आगे लगातार पत्थर गिर रहे हैं, मलबा गिर रहा है, ऐसे में किसी को भी परेशानी हो सकती है। लेकिन सभी को यहाँ पर देखिए रोका गया है और सभी से कहा जा रहा है कि वो वापस चले जाए। इनसे बात कर लेते हैं। क्यों रोका सर आपको? रिपोर्ट के लिए रोका है। रिपोर्ट के लिए। रिपोर्ट के लिए आगे कह रहे हैं पहाड़ी मलबा गिरा हुआ है, इसलिए भी आपका जाना बेकार है आगे? नहीं, मलबे के लिए नहीं, रिपोर्ट के लिए। आपके लिए रिपोर्ट के लिए रोका। कुछ लोगों को रिपोर्ट के लिए भी रोका हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर क्यों। सर, आगे क्या रास्ता टूटा हुआ है? इधर आगे रास्ता टूटा परसों से। अच्छा, परसों? ठीक है। हाँ, कल शाम को थोड़ी देर के लिए खुला था, मगर फिर जो है तोता घाटी में फिर बंद हो चुका है। तो ये बद्रीनाथ वगैरह नहीं जा सकते लोग आगे? तो बद्रीनाथ से सर वो जो है तो कहाँ से जाएंगे, रोड तो बंद है। अच्छा, कैसे जाएंगे? तो ये जो लोग जा रहे हैं तो इसलिए आप इनको रोक रहे हैं वापस जाने के लिए? वापस कर रहे हैं कि जो भी एक वो नीलकंठ वाले या शिवपुरी तक वाले जा रहे हैं। हाँ। बाकी जो ऊपर वाले लोकल या कोई यात्रा आ रहे हैं तो उसे कह रहे हैं बाया नरेंद्र होके आप जो है जा सकते हैं, मगर ये रोड बंद है। ठीक है। तो ये कब तक खुलने का आसार है सर? ये जो देखो शाम तक खुल सकता है, क्यों मशीनें बराबर काम कर रही है इसमें रात दिन। मगर कभी कभी ये हो रहा है कि बरसात हो रही तो बार बार लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जिससे मशीन काम नहीं कर पा रही। मशीन काम नहीं कर पा रही है प्रशांत, ये लोग इनका कहना है। और ये वजह की देखिए तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि गाड़ियाँ कितनी ज़्यादा यहाँ पर सड़कों पे आपको नजर आएंगी। ट्रैफिक जैम है, काफ़ी दूर दूर तक आपको सिर्फ गाड़ियाँ नजर आएंगी। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि अगर बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ आप जाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है, वहाँ पर मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो बुलडोज़र हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार ऊपर से मलबा गिर रहा है। और ये वजह है कि यहाँ पर आप देखिए कि लंबी कतारें आपको नजर आ रही है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आगे रास्ता बंद है तो कब तक आप फंसे रहेंगे ऐसे? देखिए कितना टाइम लगता है। देखिए आगे जाके देखते हैं कितना। कब से आप अटके हुए हैं ट्रैफिक? 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे से अटके हुए हैं। तो परेशानी हो रही है? बिल्कुल हो रही थी, आप देखिए। कहाँ जाना था आपको? मुझे निकट जाना है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं लैंडस्लाइड हुआ पड़ा तोता घाट के पास, तो कैसे आगे जाएंगे अब? सबसे फिर तो वापस आना पड़ेगा। वापस आना पड़ेगा? बिल्कुल आना पड़ेगा। तो ये लोगों की परेशानी है और ये देखिए हम लगातार लोगों को दिखा। कहाँ जाना था भैया? ऋषिकेश, हरिद्वार। हरिद्वार। तो इधर तो रास्ता खुला है, उधर बंद है? पहले ऋषिकेश घूमने आए, उसके बाद हरिद्वार जाएंगे। अच्छा, तो इनको इस तरफ जाना है इसलिए ये जा सकते हैं। लेकिन ये देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार पुलिस रोक रही है और पुलिस कोशिश ये कर रही है कि लोगों को ये समझाया जाए कि आगे जाने का कोई फायदा नहीं है, जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से वापस चले जाइए क्योंकि लैंडस्लाइड लगातार
हो रहा है आगे के इलाकों में। तो ये ट्रैफिक जैम की स्थिति अब बन गई है ऋषिकेश में, प्रशांत, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दीपक, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि अब उन लोगों को वापस किया जा रहा है, रास्ता बंद है, लेकिन जो जरूरी सामानों की आपूर्ति है उस पर कितना असर पड़ रहा है इस इलाके में? फिर जरूरत के सामान को भेजने की कोशिश लगातार पुलिस की तरफ से भी की जाती है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि रात को ही मलबा काफी ज्यादा गिरा था, जिसके बाद से लगातार बुलडोजर वहां पर लगाए गए हैं ताकि जो जरूरत के सामान वाले जो ट्रक हैं उनको निकाला जा सके। लेकिन टूरिस्ट काफी ज्यादा हैं, ये देखिए फिलहाल टूरिस्ट की तादाद काफी ज्यादा है जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनकी रिपोर्ट भी जांची जाती है, हालांकि कोविड के दौरान ये RT-PCR रिपोर्ट भी जांची जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग आगे जाना चाह रहे थे, उसको उनको भी पूछा जा रहा है। कब से खड़े हुए? हमें हो गए 10 मिनट भी। अच्छा, तो कहाँ जाना है आपको? हमको ऋषिकेश तक जा रहा था। ऋषिकेश? हाँ जी, ऋषिकेश से ये आगे जाना है? नीलकंठ रोड पे बस। अच्छा, हाँ। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? बस वो कोविड की और वो मूवमेंट पास चेक कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो आगे तो कह रहे हैं लैंडस्लाइड भी है, कैसे जाएंगे फिर आगे? नहीं, बस ज़्यादा आगे नहीं जाना है। अच्छा, तो ये कुछ लोगों को आगे जाना है, वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस वाले भी उनसे फिर से बात करते हैं। सर, जरूरत का सामान कैसे पहुँचेगा आगे, ये गाँव वाले अगर पूरी तरह से कट गए तो? सर जो है जितना भी सामान जा रहा है हाँ। टोटल बाया नरेंद्र नगर, टेरी डैम, चंबा होते हुए श्रीनगर, और या तो फिर जो है जिसे देवप्रयाग लाना है तो वो जो है बाया खाड़ी होते हुए देवप्रयाग आ रहा है। रूट डाइवर्ट किया हुआ? रूट डाइवर्ट है। अच्छा, है ना, जब तक खुला नहीं, जब खुल जाएगा फिर यही रूट चलेगा। तो श्रीनगर के पास भी कहीं लैंडस्लाइड हुआ है? ये इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ कि है या नहीं है, इतनी जानकारी नहीं है। ये तस्वीरें हैं प्रशांत, यहाँ पर आप देखिए कि दो तरह की चीजें हैं। एक जिसको बद्रीनाथ और केदारनाथ की तरफ जाना है तो वहां पर लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है, इसलिए सबको रोका जा रहा है। दूसरा, सबकी कोविड रिपोर्ट भी जांची जा रही है, इस वजह से भी आपको ट्रैफिक जैम नजर आएगा प्रशांत। और ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है, रूट बदल दिया गया है, लेकिन कई इलाकों में बारिश इसी तरह से हो रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश की वजह से काली नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच चुका है। वहीं काली नदी का पानी ऐतिहासिक जौलजीबी मेला स्थल तक पहुंच चुका है और ये जगह पूरी तरह से डूब चुका है। पूरा मेला स्थल अब पानी में समा गया है। इतना ही नहीं, आसपास के घरों में भी अब ये काली नदी का पानी दाखिल हो चुका है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की ये तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं। काली नदी लगातार बारिश के बाद उफान पर है और ऐसे में इसी काली नदी के किनारे का ये नज़ारा आप देख रहे हैं और ये जगह है ऐतिहासिक जौलजीबी मेला स्थल। यहाँ पर लगता है ऐतिहासिक मेला, लेकिन ये पूरी तरह से पानी में समाया हुआ है। रिहायशी इलाकों में भी नदी का पानी दाखिल हो चुका है और इसीलिए लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। छोटे रास्ते और पुल तो पूरी तरह से डूबे नजर आ रहे हैं और काली नदी उफान पर है। दीपक हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दीपक, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां अब ये अलर्ट जारी किया गया, इस तरह की परेशानियां आ रही है? प्रशांत, अगर इलाकों की बात करें तो ऋषिकेश के आसपास के इलाकों में पानी काफ़ी ज़्यादा भर गया है। यहाँ पर जो गंगा का जल स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर है, लेकिन आगे सामने की पहाड़ियाँ आप देखिए, ये रास्ता निकलता है केदारनाथ और बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जो उत्तराखंड के 4 धाम है, उस तरफ ये रास्ता जाता है। आसमान में बादल देखिए कितने घने छाए हुए हैं और मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अगले 2-3 दिनों तक बारिश के आसार हैं। ऐसे में लोगों के आने का सिलसिला देखिए लगातार जारी है और जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये ऋषिकेश के उस जगह की तस्वीरें हैं जहाँ से आगे आप 4 धाम के लिए निकलते हैं। और यहाँ पर पुलिस 2 तरह का काम कर रही है। एक तो सबका कोविड रिपोर्ट चेक कर रही है, दूसरा ये लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि आगे जाने पर खतरा बढ़ सकता है क्योंकि आगे लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है। और यह देखिए तब भी लोग आगे जाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उनको ये समझाया जा रहा है कि या तो दूसरे रूट से जाने की कोशिश करें, अगर इस रूट से जाना चाहते हैं तो उनको वापस जाना पड़ेगा। तो कुछ गाड़ियों को निकाला गया है ताकि वो दूसरी तरफ जा सके, लेकिन कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनको वापस भेजा जा रहा है। तो हम लगातार लोगों के पास पहुंच रहे हैं। ये लोग वो हैं जिनकी कोविड रिपोर्ट यहाँ पर जांची जा रही है, ये देखिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए पुलिस लगातार समझाने की कोशिश कर रही है कि आगे लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है और आपको इस तरफ से नहीं जाना चाहिए, आपकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। तो ये कई घंटों से ट्रैफिक जैम इस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है। ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आए और आगे जा पाएँ। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो कहाँ जाना था? उस पर जा रहे हैं, वाटरफॉल पे। अच्छा, तो ये आगे लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है क्या बता रहे हैं? नहीं, हम तो पहले ही चले जाएंगे, नीलकंठ से रास्ता कटता होगा ऊपर के लिए। उस तरफ भी परेशानी हो सकती है, तो आपको लगता है कि ऐसे में जाना चाहिए आगे? उस तरफ परेशानी नहीं है, असल में हम कलौली से ही आए हैं वापस। तो औली जा नहीं पाए हम, रास्ता बंद था, तो दूसरे हाईवे से होके आए हैं। अच्छा, तो ये लोग हैं, उनसे लगातार बात करने की कोशिश करते हैं जो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। कब से फंसे हुए हैं सर? कब से हैं? अभी के खड़े एकदम तो हैं? एकदम तो कहाँ ले जाना है? नीलकंठ। नीलकंठ, वहाँ रास्ता बंद है? पता नहीं, बंद है तो कैसे जाओगे? बंद है जी। हाँ,
तो ये लोग हैं जिनको जानकारी भी नहीं है, यही वजह है कि पुलिस लगातार जानकारी दे रही है उनको कि कैसे जो है वो लोगों को बताया जाए कि आगे खतरा हो सकता है। और ये देखिए तस्वीरें, दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक जैम नज़र आएगा प्रशांत। और ये ऋषिकेश की तस्वीरें हैं और जहाँ से आप ऊपर पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पर ये स्थिति है। और ऊपर अगर बात करें तो ऊपर जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक लगातार मलबा नीचे गिर रहा है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और ऐसे में पहाड़ खिसकने का जो सिलसिला है वो जारी है। और ऐसे में जबकि उत्तराखंड में कई इलाकों में ये लगातार बारिश हो रही है, काली नदी जो उफान पर है, इसके अलावा अलकनंदा और गंगा भी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। कई छोटे रास्ते और पुल तो पूरी तरह से डूब चुके हैं, लेकिन कुछ पवित्र नदियों के किनारे वो घाट भी बने हुए हैं जहां श्रद्धालु बड़ी तादाद में अक्सर पहुंचा करते थे। अब वो घाट भी पूरी तरह से डूब चुके हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, प्रधानमंत्री आवास पर एक बेहद अहम बैठक कश्मीर के मुद्दे पर हो रही है। ये बेहद अहम बैठक न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की ये बेहद खास खबर है। 24 तारीख को जो सभी दलों के साथ बैठक होने वाली है उसे लेकर ये अहम बैठक प्रधानमंत्री आवास पर होगी और इसमें उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। राजनाथ सिंह से जम्मू कश्मीर के एलजी भी मिले हैं और लद्दाख के गवर्नर भी। अमिताभ सिन्हा हमारे वरिष्ठ सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ, क्या इस मसले पर ताजा अपडेट? देखिए, इस पर एक बड़ी अहम बैठक इसको कहा जा सकता है क्योंकि कश्मीर में हो सकता है कि एक राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत, एक चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत इस माध्यम से हो सके, क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम जो पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, उन सबको न्योता जा रहा है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जम्मू कश्मीर को, उनको न्योता जा रहा है। तमाम बैठकों के दौर जारी हैं। आज राजनाथ सिंह से आर.के. माथुर जो लद्दाख के गवर्नर हैं और जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा मिले हैं। मनोज सिन्हा दिल्ली में लगातार 2 दिनों से गृह मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। तो मुझे लगता है हाई स्टेक्स इन्वॉल्व है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में एक राजनीतिक प्रक्रिया, एक पॉलिटिकल प्रोसेस की शुरुआत के ऊपर एक चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री तमाम अपने श्रेष्ठ मंत्रियों से चर्चा करेंगे प्रशांत कि इस बैठक में क्या स्टैंड लेना है, क्या क्या मुद्दे रखने हैं, क्या क्या बिंदु रखने हैं। आज जो राजनाथ सिंह से एलजी की मुलाकात हो रही है, गवर्नर मुलाकात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से भी ये मुलाकात होने वाली है, क्या ये पूरा घटनाक्रम 24 तारीख को होने वाली बैठक से जोड़कर देखा जा सकता है? बिल्कुल प्रशांत, ये पूरी अगर 2 दिन से मनोज सिन्हा दिल्ली में ही हैं। गृह मंत्री से गृह मंत्रालय में कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। मनोज सिन्हा प्रधानमंत्री से भी मिल चुके हैं। मनोज सिन्हा ने आज मुलाकात की है रक्षा मंत्री से। तो गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, जिनके काफी स्टेक्स इन्वॉल्व है जम्मू कश्मीर में, जो जो हर रणनीति और हर नीति जो जम्मू कश्मीर की है, इन 2 मंत्रालयों से ही निकल कर जाती है। इन दोनों मंत्रालयों की राय जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है और दोनों गवर्नरों से, लेफ्टिनेंट गवर्नरों से बात करके राजनाथ सिंह ने को भी ब्रीफ किया रक्षा मामलों पर और अमित शाह को भी ब्रीफिंग की जा चुकी है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री को पूरे के पूरे जो बिंदु तैयार हुए हैं इस बैठक के, उसके बारे में प्रधानमंत्री भी उसके ऊपर, हर बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे और आने वाली बैठक के लिए जो भी तय बिंदु हैं उसके ऊपर अंतिम रूप देंगे। जी, महाराष्ट्र से इस वक्त आ रही है एक बेहद अहम और बड़ी खबर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के एक बयान के बाद पूरे प्रदेश में अब सियासी हलचल और बढ़ गई है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान के बाद कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से भी बयानबाजी शुरू हो गई है। तो वहीं बीजेपी भी अपनी तरफ से बयान दे रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे का ये बयान बेहद अहम, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां अकेले लड़ना चाहती है, लेकिन ये फैसला सिर्फ चुनाव तक ही सीमित नहीं रहता है। उद्धव ठाकरे ने यह बयान दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता से दूर रहने पर कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, तो कुछ राजनीतिक दल अपने दम पर सत्ता में आने का दावा करते हैं, लेकिन अकेले चुनाव लड़ने तक ही ऐसे फैसले सीमित नहीं रहते। साथ में रहकर भी अकेले चुनाव लड़ने के इस फैसले के बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही है।
महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के एक बयान के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। हालांकि उद्धव ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान के बाद कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से भी बयानबाजी शुरू हो गई। वहीं बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। उद्धव के बयान पर संजय राउत ने क्या कहा है, आप ये भी सुनिए। आप राजनीति करेंगे, देश में संकट है, महाराष्ट्र में संकट है, कोरोना का संकट है, तूफान का संकट है, लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों को मदद की ज़रूरत है, तो थोड़ी राजनीति दूर रखकर उस मामले में काम करना चाहिए। अगर आप कोरोना की संकट में भी राजनीति करेंगे तो लोग चप्पल से मारेंगे हमको सबको, जो राजनीति करते हैं उनको। ये उद्धव जी का कहना है और ये बहुत ही सही है। अच्छा, विरोधी जो इनके पेट में दर्द इसलिए है कि वो सत्ता पर नहीं आ सके हमारी वजह से, तो उनके लिए कल उद्धव जी ने बहुत ही कड़वी दवा दी है, पेट में लेने की, बाहर से लगाने के नहीं, झंडू बाम नहीं दिया है, अंदर से दिया है लगा दवाई। तो जो गोली दी है, अब मुझे लगता है उससे सबका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम का भी ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है, कोरोना के बाद अपने बूते पर चुनाव लड़ने की जो बात करेगा, लोग उसे जूते मारेंगे। मुख्यमंत्री ने कल ये कहा, संभवतः इशारा कांग्रेस की ओर था। क्या ये भाषा सही है? नहीं, बहुत ज्यादा बोल दिए। अपने सहयोगी को जूते से मारने की बात कहकर शिवसेना गठबंधन की मर्यादा लांघ गई, निंदनीय है। आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं इस वक्त। आशीष, महाराष्ट्र से क्या बड़ी खबर इस वक्त? प्रशांत, आपको बताना चाहेंगे कि अकेले लड़ने की जो बयान थे, सबसे पहले महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अकेले लड़ने की बात कही थी। साथ ही में मुंबई के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं भाई जगताप, उन्होंने अकेले लड़ने की बात कही थी। कल उद्धव ठाकरे ने पार्टी का नाम नहीं लिया, मगर कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये इशारा दिया है, अगर आप अकेले लड़ेंगे तो हम भी अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। साथ ही में उन्होंने ये कोरोना का हवाला देते हुए ये कहा कि ऐसे माहौल में, कोरोना काल में अगर कोई अकेले लड़ने का नारा देता है तो उन्हें जनता चप्पल से मारेगी। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व सांसद हुसैन दलवाई जी मौजूद हैं। दलवाई सर, किस तरीके से इस बयान को आप देख रहे हैं? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी है और ऑल इंडिया के हमारे जो नेता हैं, आला कमान जो निर्णय देगी वो हम लोग मानते हैं। एक उन्होंने ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि चप्पल से मारना बिरना इस तरह की भाषा करना, अभी वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनको ये शोभा नहीं देता। मेरे ख्याल से उन्होंने ये सीएम की गद्दी का जो गरिमा है वो गरिमा संभालना चाहिए। ऐसा है कि हर जगह हर पार्टी को अपनी पार्टी बढ़ाने का एक अहम काम वो करेंगे ही। खुद संजय राउत हर दिन कहते हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, तो उनको कौन चप्पल से मारेगा? इस तरह की भाषा नहीं करनी चाहिए। आखिर जाके एक तो स्वायत्त जो संस्थाएं हैं, जैसा कि जिला परिषद है, तालुका पंचायत है, ग्राम पंचायत है, यहाँ कारपोरेशन है, म्यूनसिपाल्टी है, वहाँ तो अलग अलग ही लड़ेंगे। वहाँ एक इससे लड़ने का सवाल नहीं रहा। सवाल ये इसका लोकसभा का और विधानसभा का, उसका निर्णय लिया जाएगा। लेकिन कार्यकर्ताओं का दबाव हमारे नेतृत्व के ऊपर है कि हर वक्त हमारा सिंबल ही लोगों में जाता नहीं, तो सिंबल जाना चाहिए। प्रियंका जी भी बोली है कि यूपी में हम अलग लड़ेंगे, तो एक तो पार्टी की जो लाइन होगी वो लाइन तो हम संभालेंगे और ये सरकार बरकरार रहना चाहिए, उसने जनता के काम करने चाहिए। इसलिए हम लोग वहाँ हैं और उसके लिए पूरी तरह से हम रहेंगे। यहाँ इसके सरकार को कोई भी इससे धोखा नहीं आएगा। सर, कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी? क्या अभी भी अकेले जाने के बयान पर, अकेले लड़ने के बयान पर कांग्रेस ठाम है? नहीं, कांग्रेस का ऐसा है, मैंने कहा ना, हमारा आला कमान बोलेगा नहीं आपको युति करना है, आगाड़ी करना है, आगाड़ी करेंगे।
लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का कहना ऐसा है हर जगह कि है यह हम क्या के लिए काम करने का। आज हमारी पार्टी पूरी तरह से संगठन के ऊपर ध्यान देती है। पटोले साहब आने के बाद, भाई जगताप आने के बाद उन्होंने बड़े पैमाने पे संगठन के ऊपर ध्यान दिया है। संगठन बांध रहे हैं, तो संगठन बांधते वक्त कार्यकर्ता ये पूछते हैं कि यहाँ क्या करोगे, तो उसको कुछ न कुछ जवाब देना पड़ता है। और ये जवाब है कि हम ऐसा, इसका मतलब ऐसा नहीं आगाड़ी तोड़ेंगे। इलेक्शन अलग होगी कल, समझो आगे जाके आगाड़ी बन सकती है, लेकिन हमारी पार्टी बढ़ाना ही हमारा काम है ना। एक बात ध्यान में रखिए, आगाड़ी जब हम करते हैं, हमारी आगाड़ी हमेशा इनके साथ रहती थी, राष्ट्रवादियों के साथ। राष्ट्रवादी के लोग, हमारे लोग बड़ी सिंसियरली उनको मदद करते हैं, लेकिन राष्ट्रवादी के लोग हर दफ़ा गड़बड़ करते रहते हैं, हम लोगों को मदद नहीं करते। तो ये बात भी ध्यान में लेना बहुत ज़रूरी है। जी साफ तौर पर इनका कहना है कि हर एक पार्टी है उसे अपनी पार्टी बढ़ाने का हक होता है, लेकिन सीएम ने इस तरीके की जो भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे कहीं ना कहीं सीएम की जो गद्दी है उसकी गरिमा नीचे गई है। लेकिन नीरज हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद हैं। नीरज, उद्धव के बयान पर दिल्ली में कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? अकेले चुनाव लड़ने पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने क्या कहा है, आइए आपको यह भी सुनाते हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा किसको बनाना यह हाईकमांड डिसीजन करेगा, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस को मानने वाला बड़ा वर्ग है। और मुझे लगता है कि जो मैंने विदर्भ में दौरा किया हूँ, 7 दिन में जो दौरे को मुझे रिस्पांस मिला, बारिश में हो धूप में लोग खड़े 6-7 घंटा कांग्रेस का इंतजार करते हुए मैंने देखा, तो मुझे और उम्मीद मेरी और मजबूत हुई कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को चाहने वाला बड़ा वर्ग है और वो चाहते कि कांग्रेस खुद के बलबूते पे पुनः महाराष्ट्र में आए। ये लोगों की भावना है और उसका मैं सम्मान करता हूं। उद्धव ठाकरे के बयान पर एनसीपी नेता माजिद मेमन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कोविड की तरफ ध्यान न देते हुए इस तरह के राजनीतिक बयान अगर किसी पक्ष की तरफ से आते हैं, इशारा अगर उनका कांग्रेस की तरफ है, तब भी ये कहना सही नहीं होगा कि इस तरह के बयान से अघाड़ी सरकार में किसी तरह की आपसी रंजिश पैदा हो सकती है। लोकतांत्रिक एटमॉस्फेयर में इस किस्म के सुझाव, इस किस्म की बातों की पूरी अनुमति है। और जहाँ तक कि अघाड़ी सरकार के तीनों भाग कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपस में तालमेल के साथ काम कर रही है। पाटोले जी का बयान कि वो उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, वो एक तरह का सुझाव है। अभी कांग्रेस हाईकमांड ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। कांग्रेस हाईकमांड भी नहीं चाहेगी कि कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिससे अघाड़ी सरकार की स्थिरता को कोई एडवर्स फ़र्क पड़े। मुझे लगता है कि इन बयानात को हम ज़्यादा दूर तक नहीं खींचें और ये बयान सुझाव के रूप में है। और नीरज हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद हैं। नीरज, उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद दिल्ली में कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया? देखिए, कांग्रेस के नेताओं से जब हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि अभी महाराष्ट्र सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन जहां तक अलायंस की बात है तो अलायंस को लेकर कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और एनसीपी को लेकर कोई फैसला भी नहीं है। नाना पटोले ने बयान ज़रूर दिया है कि आने वाला विधानसभा चुनाव, यानी जो कि 3 साल अभी दूर है, उसमें वो अकेले लड़ेंगे। देखिए, कहीं भी इलेक्टोरल अलायंस और सीटों का अलायंस तो शिवसेना और कांग्रेस का कभी रहा नहीं है। एनसीपी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस महाराष्ट्र में रहा है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में भले ये सरकार चला रहे हैं, लेकिन सीटों का अलायंस को लेकर अब तक इन तीनों पार्टियों में बैठकर कोई बातचीत नहीं हुई है। पार्टी आलाकमान ने अब तक तय नहीं किया है कि
आने वाले लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में पार्टी का स्वरूप अगर चुनावी तौर पे देखा जाए तो क्या होगा? क्या गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, और गठबंधन में लड़ेंगे तो क्या शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी तीनों का गठबंधन होगा? इस पूरे अलायंस में एनसीपी और शरद पवार की सबसे बड़ी भूमिका होगी, वो किस तरफ जाते हैं, और उस भूमिका पर भी सभी की निगाहें हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उद्धव ठाकरे ने जनता को संबोधित करते हुए कई मुद्दों पर बात की, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया जी मौजूद हैं। किरीट जी, सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि अगर कोरोना काल में अकेले लड़ने की बात कोई करेगा, कोई नारा देगा तो लोग उसे चप्पल से मारेंगे। कैसे देखते हैं आप इसे? उद्धव ठाकरे डरपोक और विश्वासघाती है। विश्वासघात 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा लड़ी, विधानसभा लड़ी और फिर कुर्सी के लिए दगा दिया। डरपोक इसके कारण है कि उसको डर है कि या तो मोदी जी लगेंगे या फिर कांग्रेस और एनसीपी साथ में लड़ो और फिर डिक्टेट करो दोनों के साथ में, और जनता के साथ में तो विश्वासघात कर रहे हैं। तीनों मिला के सरकार बनाई लेकिन कोरोना से नहीं लड़ रहे, सिर्फ कोरोना का करप्शन कर रही है। आज नहीं तो कल उसको लोग जवाब मांगेंगे। सर, और भी कई चीज़ों पर उन्होंने बात की है। उनका ये कहना है कि सत्ता में आने की वजह से कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। कहीं ना कहीं नाम न लेते हुए विपक्ष पर उनने ये निशाना साधा है। 12 करोड़ महाराष्ट्र की जनता के पेट में नहीं, पूरा दर्द। कितने लोगों की मृत्यु हुई कोरोना में? बेईमान मुख्यमंत्री है। महाराष्ट्र के 1 लाख कोरोना मृत्यु जो अप्रैल मई में हुए वो इतने छिपाए